बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टॉपिक्स में हमने हीट कैपेसिटी के तीन हिस्सों को देखा था, एक नॉर्मल हीट कैपेसिटी, एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी। और उसके अंदर हमने मोलर हीट कैपेसिटी के अंदर आपने एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एट कांस्टेंट प्रेशर वाली बातों को डिस्कस करना था। मैंने सिर्फ टाइप्स बताए थे आपको मोलर हीट कैपेसिटी के, एक सीपी और एक सीवी, एट कांस्टेंट प्रेशर और एक कांस्टेंट वॉल्यूम। उनको मुझे आज आपको ड्राइव करके दिखाना है। पहले तो मैं बात करूंगा रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट स्मॉल सी एंड मोलर स्पेसिफिक हीट, यानी इन दोनों के दरमियान में क्या रिलेशन है तो तकरीबन ये दोनों चीजें, सिर्फ मोल्स का फर्क है और एक नॉर्मल हीट कैपेसिटी है। तो ये डेरिवेशन आपको सिंप्लीफाई करनी है। ओके, एज सच इतनी खास डेरिवेशन नहीं है, लेकिन क्या पता आ जाए, शॉर्ट में अक्सर आ जाती है कभी कभार। तो ये बहुत रेयर केसेस में आई है, ज्यादा नहीं है। बाय डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन? आपके पास स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन, C इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी, सही है, और डेल्टा क्यू ओवर एन डेल्टा टी। ऊपर वाली इक्वेशन यानी इक्वेशन 1 को अगर मैं बात करूं तो वो आपके पास सिर्फ स्पेसिफिक हीट है, नॉर्मल, और दूसरी वाली आपके पास मोलर स्पेसिफिक हीट है। सही है बेटा? स्पेसिफिक हीट का मतलब जिसमें मास है, मास यूज हो या मास की बात आ जाए, और मोलर का मतलब आपके पास जिसमें मोल्स की बात आए। दोनों इक्वेशंस मैंने ड्राइव करी हुई है पीछे, इनको मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया। नाउ नंबर ऑफ मोल्स आपके पास n से डिनोट होते हैं, तो n का मतलब है मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। ये भी हम कई दफा पढ़ चुके हैं, बार बार फॉर्मूला रिपीट हो रहा है। सो इक्वेशन नंबर 2, यानी कि जो ये इक्वेशन है आपके सामने, इक्वेशन नंबर 2 एन डेल्टा टी वाली, वो कुछ इस तरह की नजर आएगी आपको। C इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर स्मॉल m ओवर कैपिटल M, यानी मैंने n को रिप्लेस कर दिया m डिवाइड बाय m से। इसको मजीद सिंप्लीफाई करोगे, यानी आपके पास जो कैपिटल M है वो जंप करके ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से वो यहाँ आ जाएगा, तो आपके पास कहलाएगा m डेल्टा क्यू ओवर स्मॉल m डेल्टा टी। ओके, उसके बाद आपके पास इक्वेशन को और आसान करते हैं। मैंने इक्वेशन को के अंदर कैपिटल M को अलग किया, बाहर कर दिया, और डेल्टा क्यू ओवर m डेल्टा टी को बिल्कुल ही अलग कर लिया। सही। और मैं जानता था कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, ये जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म की है, मैं जानता था कि भाई ये वाली इक्वेशन किसी न किसी इक्वेशन के बराबर है, और वो कौन सी इक्वेशन है? वो है आपके पास इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के बराबर है, तो आप इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जरा देखते हैं इसकी शक्ल कैसी हो जाती है। तो C इज इक्वल टू MC, यानी कि एक कैपिटल C से डिनोट कर रहा हूँ मैं मोलर वाले को, और एक स्मॉल c से डिनोट कर रहा हूँ जो आपके पास मास वाला है। ओके, और इसको आप लिख सकते हैं C इक्वल टू CM। यहाँ पे बात आपके पास कंप्लीट हो जाती है कि दोनों के दरमियान में क्या रिलेशन है। तो क्या रिलेशन शो हो रहा है? तो मोलर स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू बेसिकली मॉलिक्यूलर मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सही है, ये इक्वेशन आपको ये बता रही है कि जो मोलर स्पेसिफिक हीट है वो मोलर मास और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के प्रोडक्ट है। और अगर मैं इसको मजीद डिफाइन करना चाहूँ, क्योंकि देखो मुझे रिलेशन को बताना है, रिलेशन क्या है उसको डिफाइन भी करना है। फ्रॉम अबव इक्वेशन, मोलर स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर मास एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट। सही, यानी एक और डेफिनेशन आपके पास आ गई। अगर डेफिनेशन को याद ना रहे तो ये प्रोडक्ट वाली डेफिनेशन भी लिखी जा सकती है, कोई गलत नहीं होगी। बात समझ में आ गई बेटा? अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ने के बाद अब हमारे पास स्पेसिफिक हीट का ही टॉपिक है, जिसमें हम कंपेयर करेंगे। सी हेयर इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ओके, तो और मोलर स्पेसिफिक हीट है। सही, तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर व्हिच इज Cp एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम व्हिच इज Cv आर द डिफरेंस। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं वो R के बराबर होगा। तो द डिफरेंस बिटवीन Cp एंड Cv इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट।
आर। ओके, इसको आपने प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा आता है क्वेश्चन। ये लॉन्ग में आएगा तो किसी के साथ अटैच होकर आएगा, अकेला आएगा तो आपके पास शॉर्ट में आता है। सही है, यानी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के एतबार से। मैंने पॉइंट वाइज इसकी कंसिडरेशन को तोड़ा है, आप पैराग्राफ बना के लिखिएगा, समझाने के लिए मैंने पॉइंट वाइज इसको ब्रेक किया है। कंसीडर टू आइसोथर्म्स। बेटा आइसोथर्म्स आप पहली बार नाम सुन रहे हो। आइसोथर्म्स बेसिकली ग्राफ को कहते हैं, मैंने ब्रैकेट में भी लिख दिया है। सही, आइसोथर्म का मतलब प्रेशर वॉल्यूम से बनाया हुआ ग्राफ जिसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है। ओके, तो जब भी अगर कोई बोले ना व्हाट इज द आइसोथर्म ऑफ पर्टिकुलर टॉपिक, तो आइसोथर्म मतलब आपको डायग्राम नहीं बनानी, आपने एक ग्राफ बनाना। ओके, कैसे बनाएगा वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो कंसीडर टू आइसोथर्म्स, दो ग्राफ बने हुए हैं आपके पास जिसमें आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट है। आइसोथर्मल, आइसोथर्म मतलब आपके पास कांस्टेंट टेम्परेचर कहलाता है। तो कंसीडर कर लिया मैंने दो आइसोथर्म्स। ओके, एट टेम्परेचर T1 एंड T2। सही, आपके पास दोनों के टेम्परेचर्स मौजूद हैं। सही है, दोनों कंडीशंस के, एक इनिशियल कंडीशन है T1, एक और फाइनल कंडीशन है T2, जिसमें T2 ग्रेटर है और T1 लेसर है। सिंस इंटरनल एनर्जी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, इट चेंजेस व्हेन देयर इज चेंज इन टेम्परेचर। तो इंटरनल एनर्जी भी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। ये उसी वक्त चेंज होगी जब टेम्परेचर को चेंज किया जाएगा। अब देखेंगे कि टेम्परेचर चेंज हो भी रहा है या नहीं हो रहा। Hence, each isotherm represent constant internal energy। जब हमने आइसोथर्म बोल ही दिया है, इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है और इसका मतलब इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट है। अरे यार क्या हो गया। अब इंटरनल एनर्जी जब कांस्टेंट हो गई, स्टेट अभी भी दो हैं, हमेशा इनिशियल फाइनल स्टेट को हम डिस्कस करते हैं। इफ द गैस इज हीटेड फ्रॉम T1 to T2 along path AC, its volume will remain constant। अब ये पाथ मैंने नाम रख दिया A से C, यानी कि आप जो ग्राफ बनाओगे उसमें आप कह सकते हो कि उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, आप अल्फाबेट लिख सकते हैं। ना लिखना चाहें तो आप अल्फाबेट्स ना लिखें, छोड़ दें, आप डायरेक्ट लिख दें कि हमने टेम्परेचर को T1 से T2 चेंज किया, जिसमें आपके पास वॉल्यूम सेम रहेगा। सही है, यानी कि मैं CV की बात कर रहा हूं। Similarly, if the same gas is heated along the path AB from the temperature T1 to T2, its pressure remains constant। तो मैंने यहाँ पे दो आइसोथर्म लिए थे, एक में मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, एक में मैंने प्रेशर कांस्टेंट रखा और उसको हीट अप करना शुरू करा, नीचे से बर्नर ऑन कर दिया। तो आपको नजर आएगा कि एक जगह पे प्रेशर कांस्टेंट है और एक जगह पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, जिसकी सूरत में आपको एक जगह पे वर्क होता हुआ नजर आएगा, एक जगह पे वर्क होता हुआ नजर नहीं आएगा। ये वर्क होना कैसे नजर आता है वो अभी मैं समझा देता हूँ अकॉर्डिंग टू डायग्राम, डायग्राम के थ्रू समझा दूंगा। ओके, सिंस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। सही है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ का मतलब है आपके पास वो किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं कर रही होती। ओके, किसी भी उसमें, यानी कि आपके पास प्रेशर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, वहां पे कोई ना कोई चेंज जरूर आ रहा होगा। Therefore, change in energy of gas will be equal whatever the path is followed। ओके, ये पाथ आपके पास बात कर रहे हैं आपके पास ग्राफ की। सही है, ग्राफ कोई सा भी यूज कर रहे हो आपके पास हमेशा इंटरनल एनर्जी अपने ही तरीके से चेंज होती है। We know that at constant volume no work is done, therefore तो आपके पास कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई वर्क परफॉर्म नहीं होगा। बात समझ में आ गई। इसको हम आइसोकोरिक भी कहते हैं, लेकिन अभी हम इस पे ध्यान नहीं दे रहे। आइसोकोरिक वगैरह जो भी लिखा हुआ है लिख लीजिएगा, मैं बता दूंगा इसका मतलब क्या होता है, लेकिन अभी इसको पढ़ना फजूल है। ओके, अभी इसको हम नहीं देखेंगे। तो ये जो मैंने 5 पॉइंट्स लिखवाए हैं, कुछ 6 पॉइंट्स, इसमें क्या समझ में आया। अब ये डायग्राम गौर से देखिएगा, ये डायग्राम आपको एक एक चीज दोबारा से समझा देगी। ये समझ लो कि मैं रिव्यू दे रहा हूँ इस क्वेश्चन का। जस्ट सपोज मेरे पास एक कंटेनर है बेटा, सही है, और कंटेनर में गैस भरी हुई है। मैंने अंदर लगाया हुआ है एक पिस्टन। देखो पिस्टन क्या होता है, पिस्टन आपके पास आपने बाइक वगैरह चलाते हो, आपको पता होगा जो सिलेंडर होते हैं, सिलेंडर के अंदर पिस्टन होता है, पिस्टन मूव कर रहे होते हैं। तो आपके पास बाइक का इंजन भी चल रहा होता है, आपके पास फ्यूल की रवानी रहती है। पिस्टन किस काम आ रहे होते हैं,
प्रेशर इंक्रीज और प्रेशर रिलीज करने के लिए। तो मैंने इसी वजह से पिस्टन के ऊपर पी लिखा हुआ है, ये पिस्टन का पी नहीं है, ये प्रेशर का पी है। ओके, तो ये पिस्टन मूव कर सकता है। अगर इसको गैस की तरफ से प्रेशर मिलेगा तो ये पिस्टन ऊपर चला जाएगा, या पिस्टन खुद से प्रेशर लगाएगा तो ये नीचे आ जाएगा। ओके, प्लस आप पिस्टन के मोशन की वजह से वॉल्यूम देखेंगे, जितना पिस्टन बढ़ता रहेगा उतना वॉल्यूम बढ़ता रहेगा। तो पिस्टन के नीचे वाला हिस्सा मैं वॉल्यूम कह रहा हूँ, वजह क्या है, ऊपर वाला हिस्सा खाली है, गैस नीचे भरी हुई है हमारे पास। ओके, तो तीन चीजें हमेशा याद रखना, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर। तो प्रेशर की पिस्टन लगाता है, प्रेशर के चेंज होने की वजह से वॉल्यूम चेंज होता है, और इन दोनों के चेंज होने की वजह से टेम्परेचर पे फर्क पड़ता है, एंड वाइस वर्सा। इनमें से कोई भी चीज चेंज होगी तो दोनों पे से कोई ना कोई इफेक्ट करेगा। सही है, अब जरा गौर करिए, मेरे पास ग्राफ P और V के दरमियान है। ओके, मुझे कहा गया कि प्रेशर पहले मैं CP वाला बता रहा हूँ, प्रेशर कांस्टेंट है। ओके, तो मैंने P की जगह पे 1 2 कुछ भी नहीं लगाया, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब मैंने पिस्टन को फ्रीली मूव करने के लिए छोड़ दिया। यानी अगर कोई गैस फोर्स भी लगाया ना, उसको ये मत बताना कि मैं फोर्स लगा रहा हूँ, आप आराम से गैस की मदद से इधर उधर होते रहना, गैस को अपना प्रेशर अप्लाई मत होने देना। सही है, तो आप एक्सटर्नल प्रेशर नहीं देंगे, गैस का अपना प्रेशर होगा। क्या करूंगा मैंने इसको दे दी हीट, आग लगा दी नीचे, बर्नर ऑन कर दिया, हीट प्रोवाइड करना शुरू करा मैंने। हीट प्रोवाइड करने से क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में एनर्जी बढ़ना शुरू होगी, जिसको आप इंटरनल एनर्जी कह रहे हैं। और इंटरनल एनर्जी बढ़ने की वजह से गैस एक्सपेंड होगी, और प्रेशर का जो पिस्टन है आपके पास, प्रेशर पिस्टन, वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। देखो मैं अपनी तरफ से प्रेशर नहीं लगा रहा, तो प्रेशर पिस्टन जो है ना, वो क्या है, कांस्टेंट है, एक ही तरह का प्रेशर दे रहा है। अब नीचे वाला प्रेशर बढ़े कम हो वो उसको नहीं पता, बोला मैं प्रेशर नहीं लगाऊंगा एक्सटर्नल, जो है बस वही है। इसका मतलब गैस जो प्रेशर लगाएगी वो उसको एब्जॉर्ब करेगा और आगे बढ़ जाएगा। तो बेटा आपको नजर आया वॉल्यूम बढ़ता हुआ, बिल्कुल बहुत ज्यादा वॉल्यूम बढ़ गया, V2 हो गया। इस वॉल्यूम का बढ़ना बेसिकली वर्क डन का होना है, इस वॉल्यूम का बढ़ना वर्क डन का होना है। पिस्टन मूव कर गया, वर्क डन हो गया, पिस्टन मूव नहीं करेगा, वर्क डन नहीं होगा। इस बात को लिख लो, ग्राफ आपको ये बनाना है। सही है, क्या हुआ, अब ग्राफ और डायग्राम को जरा गौर से समझो। जब आपके पास इनिशियल वॉल्यूम था, यानी कि V1 था, ओके, तो प्रेशर तब भी सेम था, यही इसी लेवल पे था प्रेशर। सही, जब मैंने हीट प्रोवाइड करी तो वॉल्यूम बढ़कर V2 हो गया, यहाँ पे VF लिखा हुआ है, एक ही बात है, V2 कंसीडर कर लो उसको। वॉल्यूम बढ़कर क्या हो गया, V2, लेकिन प्रेशर अब भी सेम है, प्रेशर में कोई फर्क नहीं आया। तो बेटा आप देखेंगे कि V और P के दरमियान एक बॉक्स बन जाएगा, शेडेड एरिया बन जाएगा। इसी शेडेड एरिया को आप कहते हैं वर्क डन। और मैं भी यही कह रहा था, पिस्टन मूव कर गया तो वर्क परफॉर्म हो गया। इसका मतलब अगर मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर मालूम करने जाओगे या उसकी वैल्यू निकालोगे तो उसमें वर्क परफॉर्म होगा। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ता हूं, अब बात करते हैं CV की, एट कांस्टेंट वॉल्यूम की। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब मैं अब इस पिस्टन को ऊपर मूव नहीं होने दूंगा। मैंने क्या करा है, पिस्टन को लॉक कर दिया है, पिस्टन अब ऊपर नीचे नहीं हो सकता। तो मैंने फिर से टेम्परेचर 1 वाली गैस ली, ओके, ये रहा पिस्टन। अब देखो मैंने P नहीं लिखा, P1 लिखा है, और V1 नहीं लिखा, V लिखा है। वजह क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाला है। मैंने पिस्टन को लॉक कर दिया है, पिस्टन यहाँ से और यहाँ से लॉक है, मूव नहीं हो सकता पिस्टन। सही है, तो जब मैं इसको हीट प्रोवाइड करूंगा क्या होगा, हीट प्रोवाइड करने की सूरत में अगेन आपके पास क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, किसका, गैस का। लेकिन दिस टाइम मैंने पिस्टन के ऊपर क्या रख दिया है, एक वेट रख दिया है आगे, काफी वजनी। सही है, मैंने वेट रख दिया है पिस्टन के ऊपर, यानी पिस्टन ऊपर नहीं जा सकता इस वेट की वजह से। तो क्या करेगा पिस्टन, प्रेशर इंक्रीज करना शुरू कर देगा, किसके ऊपर, गैस के ऊपर। बट गैस अपना टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगी, सिवाय एक वॉल्यूम के चेंज कुछ भी नहीं होगा, यानी कि सिवाय वॉल्यूम के बाकी सब कुछ चेंज हो जाएगा, सिर्फ वॉल्यूम चेंज नहीं होगा।
तो आपको ये नजर आया कि जब मैंने पिस्टन पे वेट रखा, पिस्टन ने अपना प्रेशर गैस को लगाया और गैस को कहा कि अब मैं वॉल्यूम को बढ़ने नहीं दे सकता, मेरे ऊपर वेट रखा गया है, मैं प्रेशर एक्सर्ट करूंगा अब तुम लोगों पे या गैस के ऊपर। तो प्रेशर एक्सर्ट होने पे क्या हुआ? प्रेशर एक्सर्ट होने पे कुछ ऐसा हुआ कि आपके पास टेम्परेचर चेंज हुआ, ज्यादा हो गया, बट वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं आया। बात समझ में आ गई? तो जब वॉल्यूम में फर्क नहीं आया तो पिस्टन मूव नहीं करा, और पिस्टन मूव नहीं करा तो बेटा वर्क परफॉर्म नहीं हुआ, और वर्क परफॉर्म नहीं हुआ तो आपके पास वर्क के लिए कोई एरिया भी नहीं बनेगा। देख रहे हो, कोई एरिया नहीं है, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ, एक्स एक्सिस पे कोई काम ही नहीं हुआ, सिर्फ प्रेशर 1 से 2 हो गया, तो लाइन का कोई वर्क नहीं होता, एरिया का वर्क कहलाता है। सही है? बात समझ में आ गई? अब मैं कंसीडरेशन के बाद अब जा रहा हूं कहीं जाके काम करना शुरू कर रहा हूं इसके ऊपर, डेरिवेशन के ऊपर। अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो आपके पास है Q इक्वल टू W प्लस U। क्या मतलब? थर्मोडायनेमिक्स का एक लॉ है, सही है, फर्स्ट लॉ हम खास तौर पे पढ़ते हैं, तो उसकी इक्वेशन आपके सामने यहाँ लिखी हुई है। तो अकॉर्डिंग टू या अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपके सामने लिखा है, बट अगर मैं V की बात करूं, देखो Q के नीचे V लिख दिया इन्होंने, देख रहे हो V, इसका मतलब प्रेशर सॉरी वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम व्हाट विल बी द इक्वेशन? तो हम पहले कह चुके हैं वर्क जीरो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम, फिर W को जीरो ले लो। जब आप W को जीरो पुट करेंगे तो क्या इक्वेशन चेंज नहीं हो जाएगी? बिल्कुल, W जीरो हो गया, सिर्फ U रह गया। इसका मतलब जितनी भी इंटरनल एनर्जी थी वो सारी की जितनी भी एनर्जी थी वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, बस इतनी सी बात थी और कुछ भी नहीं। तो यही बात इन्होंने सारी लिख के बता दी है। Hence heat supplied to the constant volume it is totally used to change internal energy of system. If N is the number of mole of a gas and CV represents molar specific heat at constant volume, the amount of heat supplied to the system at constant volume is given by। तो अब इस इक्वेशन के अंदर हमें कुछ चीजें पुट करनी होंगी। वो चीजें क्या हैं? इट इज NC डेल्टा T। क्यों? क्योंकि आपके पास जो हीट का चेंज था वो बेसिकली आपके पास किसके बराबर था? मोलर स्पेसिफिक हीट के बराबर था। सही? तो मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए आपने इक्वेशन क्या बनाई थी पहले? क्या कह रहा है ये? QV इक्वल टू NCV डेल्टा T। वही इक्वेशन है जो पहले पढ़ी थी, दोबारा से इसको यूज करा है बट V की सबस्क्रिप्ट के साथ, विच मींस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बेटा Q का मतलब तो मुझे पता चल गया, NCV डेल्टा T होता है, और एक Q हमने लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से निकाला है विच इज इक्वल टू U। अगर मैं दोनों को कंपेयर कर सकता हूं, देखो अगर मैं कंपेयर करना चाहूं तो मैं कंपेयर भी कर सकता हूं। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी? डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। इस इक्वेशन के लिए मैंने इतनी मेहनत करी थी। ओके, अब मैं कांस्टेंट प्रेशर की बात कर, सीधी सी बात, सही है, एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इसमें वर्क भी परफॉर्म होगा, इसका मतलब मैं वर्क को जीरो नहीं ले सकता। तो अब जब आप कांस्टेंट प्रेशर रखने के बाद परफॉर्म करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, तो प्रेशर भी आपके पास एक तो कांस्टेंट है, बट चेंज क्या हो रहा है? वॉल्यूम। तो वर्क डन इज परफॉर्म ड्यू टू कांस्टेंट प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम। तो आप इसको शो करेंगे। T डेल्टा V एक और आपके पास इक्वेशन है वर्क डन की। ओके, तो वर्क डन किसके बराबर होता है? P डेल्टा V के, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम। सही? डायग्राम याद करो बार बार, जो डायग्राम मैंने अभी ग्राफ के जरिए समझाई है। V is the change in volume, okay, delta V, not V, सही है, delta V is change in volume. In case heat supplied is partially used, raise the temperature, यानी कि थोड़ी सी हीट कहाँ यूज हो रही है? टेम्परेचर रेज करने में, यानी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, और थोड़ी सी हीट कहाँ हो रही है? वर्क परफॉर्म कराने में। आपके पास कांस्टेंट प्रेशर के लिए ये इक्वेशन बनती है QP इक्वल टू NCP डेल्टा T। डायरेक्टली लिख देंगे क्योंकि हमारे पास वर्क परफॉर्म हो रहा है, इसकी हमें जरूरत थी। ओके, तो NCP डेल्टा T, सेम इक्वेशन यूज करिए जो हमने NCV डेल्टा T के लिए करा था। ओके, कोई चीज कैंसिल नहीं हो रही, सब कुछ यूज हो रहा है, तो आप
अगर आप इक्वेशन यूज करेंगे थर्मोडायनेमिक्स की, क्या करेंगे, बस Q की वैल्यू उठा के पुट कर देना। देखो QP की जगह पे NCP डेल्टा टी पुट कर देना, ओके। तो आपके पास हो जाएगा NCP डेल्टा टी इक्वल टू P डेल्टा V प्लस NCP डेल्टा टी, सही। तो मैंने क्या किया, एक साथ तीनों काम कर दिए। QP की जगह भी वैल्यू पुट कर दी, सही है। मैं एरोज बना रहा हूँ, इससे देख लेना। ये वाली वैल्यू यहाँ पुट होगी, सही, और ये वाली वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगी, सही है भाई। तो मैंने तीनों को एक ही साथ पुट करके इक्वेशन 4 बना ली है, NCP डेल्टा टी इक्वल टू P डेल्टा V प्लस NCV डेल्टा टी। ये सारी मेहनत अब हमारी रंग लाएगी। हमें करना क्या है, हमें सिर्फ सॉल्व करना है इसको। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा इनिशियल स्टेज के लिए, मतलब अगर मैं इनिशियल स्टेज के लिए काम कर रहा हूँ, सब चीजें 1 1 1 1 होंगी, तो PV1 इक्वल टू NRT1, सही है भाई। Similarly for final state, PV2 equal to NRT2, सही है। चेंज इन स्टेट ऑफ गैस इज गिवन बाय, अब मैं स्टेट ऑफ गैस को चेंज कर रहा हूँ तो डिफरेंस निकालूंगा, इसका मतलब मैं, सही। तो PV2 माइनस PV1, ओके। ये मैं सिर्फ इस वजह से कर रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पे डेल्टा V आया हुआ है, इस वजह से मुझे करना पड़ रहा है, और डेल्टा T आया हुआ है। तो यहाँ पे मुझे जो कॉमन लग रहा है मैं उसको एक जगह कर लूंगा, P कॉमन आ रहा है और यहाँ पे NR कॉमन आ रहा है। जरा गौर करें कि मैंने कॉमन निकाल लिया है, P मल्टीप्लाई बाय V2 माइनस V1 इक्वल्स टू NR मल्टीप्लाई बाय T2 माइनस T1, ओके। और P डेल्टा V इज इक्वल टू NR डेल्टा T, यानी कि P डेल्टा V भी NR डेल्टा T के बराबर है, सही। तो प्रूफ करके दिखाना है, डायरेक्ट पुट नहीं करना। अब आप इस इक्वेशन को कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 के अंदर। क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4, तो आपने P डेल्टा V की जगह पे पुट कर दिया है, सही है। इस इक्वेशन को P डेल्टा V की जगह पे NR डेल्टा T को पुट कर दिया है। ऊपर वाली इक्वेशन देखिए, और अब नीचे वाली इक्वेशन देखिए क्या हो गई, NR डेल्टा T आ गया है P डेल्टा V की जगह पे, सही। ऐसा क्यों किया, ऐसा किया इस वजह से कि N डेल्टा T तीनों जगह सेम हो जाए, ओके। तीनों जगह का मतलब तीनों टर्म्स के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि NR डेल्टा T तीनों चीजों पे सेम है, तो मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, सही। एक स्टेप अगर आप कर लो कॉमन निकाल के कैंसिल करने का, यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिल किया हुआ है, तो यहाँ पहली वाली जगह से आप पहली वाली जगह से आप N डेल्टा T अलग कर लीजिए, ओके। इस वाली जगह से, यहाँ से N डेल्टा T अलग हो जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, CP माइनस CV। यहाँ से भी N डेल्टा T अलग कर लीजिए, क्या रह जाएगा, R रह जाएगा। N डेल्टा T कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी CP माइनस CV इज इक्वल टू R, ओके। या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू R प्लस CV इक्वल टू CP, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, कंफ्यूज नहीं होना है, सेम इक्वेशन होगी। The above relation shows the CP is greater than CV and the difference between the two molar specific heats of gas is equal to universal gas constant. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसको आगे बढ़ाएंगे, नए टॉपिक्स और नई डेरिवेशंस को चेक करेंगे। न्यूमेरिकल्स क्या पता न्यूमेरिकल्स कर लें हम, ठीक है। कल के बाकी